नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा का वातावरण काफी गर्म है। बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए, न होनी चाहिए। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सरकार का मानना है कि जातीय जनगणना करने से गड़बड़ हो सकता है। तो मैं उसी सब्जेक्ट पे आज आपसे चर्चा करूंगा। जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात पुरजोर तरीके से रखी है तथा इस बात की गारंटी ली है कि जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, जातीय जनगणना इसी लोकसभा में कानून पारित करेगी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। ये उन्होंने जिस तरह मोदी की गारंटी है, उसी तरह ये राहुल गांधी की गारंटी है। जब से राहुल गांधी ने इस टाइप का भाषण दिया है, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य हैं, उनके अंदर अचानक से आक्रामकता आ गई है। बड़े हाइपर होते जा रहे हैं। भाजपा की जो आईटी सेल है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो उठा है। तरह तरह के मीम बना रहा है। तरह तरह की बातें सुबह होते ही व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, ट्विटर पे आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, उधर आ जाती हैं और सीधे जिनका फोकस राहुल गांधी के ऊपर होता है। और ये सवाल उठता है कि भाई जो आईटी सेल उनका है, वो रोज पूछ रहा है कि राहुल गांधी सबकी जात की जनगणना करना चाहते हैं, तो अपनी जनगणना क्यों नहीं बता रहे हैं, अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, जब जाति जनगणना शुरू होगी तो प्रधानमंत्री आवास से शुरू होगी ना। सारे लीडर्स के यहाँ होगा, जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी जाति जनगणना होगी, तो फिर राहुल गांधी के यहाँ भी 10 जनपद भी पहुंचेगी कि आप बताइए अपनी जात क्या है। तो तब जात तो ओपन होगी ना। जात कोई दुराव छिपाने वाली चीज तो है नहीं कि टाल दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग इसको लेकर जो बहुत आक्रामक है, उसका कोई नतीजा नहीं। अरे जातीय जनगणना कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबकी जात मालूम हो जाएगी। और जब जात है तो उसमें छिपाना काहेगा। बाप का नाम कहीं छिपाया जाता है, दादा का नाम कहीं छिपाया जाता है। और जाति आती कहां से है? दादा के नाम से, बाप के नाम से, परदादा के नाम से, या जहां हम पैदा हुए वहां से। तो उसमें क्या दिक्कत है? आप बता रहे हो कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी थे, उनके बाप ये थे, उनके, अरे वो तो जब आएगा ना जातीय की गणना में तो पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये शोर शराबा, ये हो हल्ला आखिर क्यों हो रहा है। लोकसभा में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है? क्या ही अच्छा होता यदि नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए जातीय जनगणना के मुद्दे का जवाब पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर अपने सारगर्भित उद्बोधन को तथ्यों के आधार पर रखते, उसकी मेरिट डिमेरिट बताते, ये बताते कि जातीय जनगणना होने से ये नुकसान है, ये फायदा है। लेकिन वो, उनका तो सारा टारगेट राहुल गांधी थे, लीडर अपोजिशन। उनका तो कहना था कि लीडर अपोजिशन का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं राहुल गांधी। तमाम संसदीय शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और इससे अनुराग ठाकुर की स्वयं की जो प्रतिभा है वो कलंकित हुई है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कह दिया ना कि ये कोई आवश्यकता नहीं माफी की, मुझे गाली सुनने की आदत है और जब कोई काम आप अच्छा करने निकलते हो तो गाली मिलना स्वाभाविक है। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो 3 कंडीशंस आती हैं: उपहार, उपहास, विरोध और स्वीकृति। इस समय राहुल गांधी का उपहास उड़ाया जा रहा है, फिर इसके बाद विरोध भी हो सकता है और अंत में तो सरेंडर होना है। जातीय जनगणना तो होनी ही होनी है। अनुराग ठाकुर ने अपनी पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल भाजपा का बचाव करते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी, वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। क्या ही अच्छा होता यदि वे सत्ता पक्ष का बचाव करते और जातीय जनगणना की डिमेरिट मेरिट पर चर्चा करते। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जनगणना के मामले पर बैकफुट पर आ गई। यही कारण रहा कि सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने मेरिट डिमेरिट बताने के बजाय हिंदू और हिंदुत्व पर अपने को केंद्रित रखा। इसका मतलब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई काट नहीं है।
तभी तो आप लौट पौट के हिंदू और हिंदुत्व पे आ जाते हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा ही नहीं बल्कि संघ परिवार भी ये बात भली भांति जानता है कि समाज जातियों में बंट गया है। तो जिस दिन पूरी तरह से बंट गया तो जो उसकी हिंदुत्व की अवधारणा है वो तार तार हो जाएगी। ये बेचैनी और व्याकुलता भाजपा में जो है इसका प्रमुख कारण यही है। जबकि विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर काफी एग्रेसिव है। 2024 के लोकसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। इसमें मतदाताओं ने हिंदुत्व को पूरी तरह नकार दिया था और स्थानीय मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, पेपर लीक आदि मसलों को सामने रखकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। भाजपा हाईकमान तथा सत्तारूढ़ दल शायद अब भी इसी भ्रम में है कि हिंदुत्व के नाम पर वो तमाम जातियों को पुनः एक बार गोलबंद कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आम आदमी यहां तक कि जो लाभार्थी वर्ग है वो भी अब न केवल सतर्क हो गया है बल्कि समझ गया है कि भाजपा तर्कों के सहारे तथा आपसी वैमनस्य को बढ़ाकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी गोबर, कभी मुजरा, कभी मंगलसूत्र, कभी स्क्रीनिंग करा देंगे आपके बैंक अकाउंट की किताब को। तो ये दिग्भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं, ये कोई सॉलिड मुद्दे नहीं जिन पे आपको वोट मिल सके। इससे आप सिर्फ मतदाताओं को भरमा सकते हैं बस, और जो आपके भक्त हैं वो जयकार कर सकते हैं, जय जयकार लगा सकते हैं। आज जो लोग ये कहते घूम रहे हैं कि जातीय जनगणना से देश में सामाजिक विभेद बढ़ेगा, उन्हें यह सत्य स्वीकार ही करना होगा कि जाति हमारे रग रग में है, खून में है तथा हमारी पहचान अब जाति के आधार पर होती है। जाति के ही आधार पर चुनाव में टिकट दिए जाते हैं, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रत्याशी उतारे जाते हैं तथा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर अब तो अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर तक होते हैं। आखिर भाजपा को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि देश में पहली बार हम पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। ये क्या है? जातिवाद नहीं है। तो जब गुड़ से आप परहेज करते हैं, गुलगुला खाने के तैयार बैठे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? पहली बार भाजपा को यह कहना पड़ा कि हमने दलित प्रधानमंत्री दिया, भाजपा को यह कहना पड़ा कि हमने एसटी का महिला राष्ट्रपति बनाया। तो ये क्या है? ये भी तो जाति है। इसी जाति को आप एक्सपोज कर रहे हैं ताकि उससे वोट बैंक आपका प्रभावित हो। जब एससी राष्ट्रपति की आप बात करते हैं तो एससी वोटर प्रभावित हो, जब आप एसटी राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो वोटर प्रभावित हो। आपका सारा एजेंडा यही तो है ना, इसी को लेकर तो आप कर रहे हैं। क्या इससे पहले भारत में दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ था? क्या भारत में इससे पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति नहीं हुआ था? लेकिन उसकी जाति कभी बताई नहीं गई थी। अपने आप जो जान गए बुद्धिजीवी वर्ग, अदरवाइज लोग जान नहीं पाए थे किस जात या किस बिरादरी का यह आदमी राष्ट्रपति है। लेकिन इस बार ढोल पीटे गए, हमने एसटी क्लास की महिला को राष्ट्रपति बनाया है, हमने एससी क्लास के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है। इस तरह का प्रचार और प्रसार किया गया। अरे माना हमने कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश में कुछ नहीं किया, तो प्लीज आप ही बता दीजिए कि 10 सालों में आपने क्या किया है? कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों की नौकरियां मिली, महंगाई कहां तक पहुंची, बेरोजगारों की फौज कहां तक पहुंच गई, आदि आदि। लेकिन भाजपा तो 24 का सपना दिखा रही, 2024 में विश्व गुरु हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी यहां पहुंच जाएगी। अरे 10 रुपए की जब हमारी आमदनी होती है तो हमारी जेब में जानते हैं आप क्या जाता है? 2 रुपया। 10 रुपए हम कमाते हैं, हमारी जेब में 2 रुपए जाते हैं, 8 कहां चले जाते हैं? 3.5 रुपया इनकम टैक्स में, 2.5 रुपए जीएसटी में, 1.5 रुपया एक अन्य टैक्स में और 50% सेस में, सरचार्ज में। इस तरह हमारी जेब में 100 रुपए में 2 रुपए आते हैं। 24 का हमको आप सपना दिखा रहे हैं, जबकि आज का नवयुवक कल सुबह की बात कर रहा है कि ये बताइए कल क्या होगा, कितने लोगों को नौकरी आप देंगे? जो बेरोजगारों की फौज घूम रही है, कितने लोगों को? आप गुजरात मॉडल लेके आए थे ना, गुजरात में अभी एक होटल में जगह निकली थी, कितने लोग आए थे, कितनी भगदड़ मच गई थी, कल्पना करिए। यही गुजरात मॉडल है क्या आपका? तो आप तथ्यों से नहीं, तर्क पे तर्क और कुतर्क गढ़ते जा रहे हैं, उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप
आप ये बताइए ना, ठीक है, आप 11 साल की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि 10 साल में क्या हुआ? आप पहले की बात क्यों? आप ताजा बात करिए ना। लेकिन भाजपा भाजपा 24 का सपना दिखा रही है और बता रही है कि हम विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि आर्थिक समानता का जिक्र नहीं किया गया तो संविधान जो है, संविधान की जो किताब है, वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। बहुजन नायक कांशीराम ने कहा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वो समय आ गया, इसको आप रोक नहीं सकते हो। जो तूफान ये चला है, जो तूफान राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने उठाया है, इसको रोक पाना आसान बात नहीं। सरकार भले आपने बना ली तीसरी बार, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हो। इन्हीं सपनों को हकीकत का जामा पहनाने के लिए इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना की बात शुरू की है, क्योंकि देश आहिस्ता आहिस्ता मंडल बनाम कमंडल की ओर बढ़ रहा है और भाजपा इसकी काट के लिए हिंदुत्व का सहारा ले रही है। भाजपा का संघ परिवार ये बात भली भांति जानता है कि अगर जात की आंधी ने रफ्तार पकड़ ली तो हिंदुत्व की गर्मी को तहस नहस कर देगी, क्योंकि देश में 349 ऐसी सीटें हैं, 349 लोकसभा की सीटें हैं जहां मंडल का आधिपत्य है। अगर 349 आपके हाथ से चली गई तो बचेगा क्या आपके पास? ये एक सोचनीय विषय है। सत्तारूढ़ दल को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि सत्तारूढ़ दल भाजपा जो है पुरानी डायरी बार बार खोलने और बार बार खंगालने से बाज आती और 11 वर्ष पहले की नहीं बल्कि 11 वर्ष की चर्चा करती। कबीरदास जी ने भी कहा था, जाति न पूछो साधु की, लेकिन अब समय आ रहा है, अब सबकी जाति पूछी जाएगी और सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में यकीनन मदद करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जो लोग जातीय जनगणना को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, कुतर्क और तर्क गढ़ रहे हैं तथा सीधे सीधे लोकसभा के अंदर राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ रहे हैं, उन्हें वक्त जवाब देगा, समय जवाब देगा। कि राहुल गांधी ने भी कहा था, आप जितनी गालियां देना चाहें देते रहें, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं एक काम करने निकला हूं, समाज को दिशा देने निकला हूं, एक नई राह लेकर निकला हूं, तो विरोध होगा, उपहास होगा, लेकिन अंत में सरेंडर भी करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।